आदाब और नमस्कार। मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। सर ये बताइए, सबसे पहले तो कर्नाटका में कांग्रेस की जीत हुई है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी? कर्नाटका की जीत पर कर्नाटका की जनता को सबसे पहले धन्यवाद और कांग्रेस के तमाम वर्कर्स, तमाम लीडर्स को बहुत बहुत मुबारकबाद। कांग्रेस पार्टी की ये जीत कांग्रेस पार्टी के लिए एक तरह से बूस्ट का काम करेगी और भारतीय जनता पार्टी का जो अहंकार था उसको मिटाने का काम करेगी। ये जीत कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की नफरत की राजनीति थी, कर्नाटक की जनता ने उस नफरत की राजनीति को रिजेक्ट किया है। राहुल जी ने एक आह्वान किया था कि हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, तो वहां की आवाम ने उस मोहब्बत की दुकान को खोलने में मदद की है और बम्पर सीट जीत करके कांग्रेस पार्टी आई है, जिसकी मुझे बहुत खुशी है और तमाम देश खुशियां मना रहा है। सर ये बताइए कि भिवंडी की सरजमीन से कितने लोग कर्नाटका में प्रचार के लिए गए थे? भिवंडी से एक तो हमारे एक्स एमपी सुरेश टावरे साहब, वो बादामी विधानसभा करके है, वहां पे वो प्रभारी थे, इंचार्ज करके गए थे। मैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से ऑब्जर्वर के रूप में, एक सीट है विराजपेट करके जो मैसूरू लोकसभा में आती है और कोडागु जिला है, वहां से बिल्कुल केरला का बॉर्डर है, लगभग हमारे बेंगलोर से 250 किलोमीटर दूर की डिस्टेंस पे है। वो सीट भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में 20 साल से थी। इस बार ऐसा हुआ है कि वहां की जनता ने कांग्रेस को चुन करके दिया है। भिवंडी से महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रुखसाना मैडम और पूर्व महिला अध्यक्ष रेहाना अंसारी, ये दो महिलाएं भी गई थी और भी कुछ कार्यकर्ता, हमारे थाने ग्रामीण के अध्यक्ष दयानंद चोरगे भी वहां पे काम किए, उनको भी एक सीट का ऑब्जर्वर बनाया गया था। सर अगला सवाल ये रहेगा, जानना चाहता हूँ ये कि वहाँ की भाषा और हमारी भाषाओं में जरा से अंतर था, जैसे कि वहाँ के लोग हिंदी नहीं जान पाते थे और आप लोग हिंदी बोलते थे। कम्युनिकेशन कैसे जुड़ पाया आप लोगों का? देखिए, एक भाषा होती है मोहब्बत की भाषा और प्यार की भाषा, उस सबको समझ में आती है। ये बात सही है कि वहाँ पे लैंग्वेज का प्रॉब्लम हमारे लिए होता था, लेकिन तमाम बड़े लीडर भी आमतौर से जब बड़ी सभाओं में जाते हैं तो वो आमतौर से ट्रांसलेटर रखते हैं। तो हमारे साथ भी ऐसे ही था कि मैं जिस जगह गया था वो पूरा रूरल एरिया था, बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र में। 2,10,000 वोटर है वहां, उसमें सिर्फ 18,000 वोट टाउन पंचायत में थे, बाकी सारे ग्रामीण में थे। तो बहुत ऐसी जगह हम जाते थे, जब छोटी मीटिंगें करते थे तो पहले हम पूछते थे कि भाई आप उर्दू हिंदी समझ पाते कि नहीं, तो उसमें से मुश्किल से 10-20% लोग बोलते थे कि समझ पा रहे हैं। अगर बोलते थे कि हाँ हम समझते हैं तो हम अपनी बात रखते थे, और अगर नहीं समझ सकते थे तो हमने एक ट्रांसलेटर हमारे थे, हमारे पार्टी के मुनव्वर खान साहब, वो अच्छी तरह से वो कन्नड़ बोल लेते थे और मलयालम भी बोलते थे, इंग्लिश भी अच्छी थी, तो वो उनके हम सहारा लेते थे, हम अपनी बात कहते थे, उसके बाद वो उसको ट्रांसलेट कर तक जनता तक पहुंचाते थे। तो हमें वो रिएक्शन मिल जाता था कि अक्सर हम जब बोलते थे तो हमारी बात पे ताली नहीं बजती थी, लेकिन जब हमारे ट्रांसलेटर बोलते थे तब ताली बजती थी, तो समझते थे कि हाँ हमने अच्छी बात कही थी। तो ये होता था, एक नया तजर्बा था इस तरह का। अच्छा सर ये बताइए कि आप लोगों ने या कांग्रेस पार्टी ने किन किन मुद्दों को रखा था जो उनकी समझ में आया और उन लोगों ने अपना बदलाव किया? दो चीज बहुत अहम थी। एक तो बीजेपी से लोग, वहां की जनता बहुत नाराज थी, बहुत ज्यादा नाराजगी थी। बाहर दिखाया जा रहा था धर्म की राजनीति ये वो, लेकिन आमतौर से चूंकि मैं ग्रामीण भाग में था तो वहां पे लोगों में दिख रहा था कि बीजेपी के प्रति बहुत नाराजगी है। अब ये चीज होती है, नाराजगी तो है, जिताना तो चाहते हैं, लेकिन राजनीति में, इलेक्शन में ऐसा होता है कि अगर वोट का बंटवारा होता है तो अच्छा कैंडिडेट हार जाता है। हमारी ये कोशिश थी, जिस सीट पे था वहां पे जनता दल सेकुलर, जो वहां के लोकल पार्टी है, वो पिछले 3 चुनाव से ऐसा होता था कि वो 10,000 20,000 वोट ले लेती थी और कांग्रेस हार जाती थी। इस बार जो हमने स्ट्रेटेजी प्लान बनाया था खासतौर से माइनॉरिटी वोट्स के लिए, माइनॉरिटी वोट्स में सिर्फ मुस्लिम नहीं है, उसमें क्रिश्चियन भी आते हैं, बौद्धिस्ट भी आते हैं, पारसी जैन भी आते हैं, जो भी वोटर थे, हमने ये प्लानिंग की थी कि भाई आपको बीजेपी को अगर हराना है तो वोट नहीं बंटने चाहिए। और जनता दल सेकुलर ने वहां हमारी सीट पे जहां मैं गया था वहां मुस्लिम कैंडिडेट दिया था कि मुस्लिम वोट 40-45 हजार जो है वो बढ़ जाए। और यही होता हर बार रहा है कि 3 बार से 4 बार से बीजेपी जो जीती कि एक मुस्लिम खड़ा जाता था और मुसलमान उस जज्बात में उसको वोट देता था और बीजेपी जीत जाती थी। इस बार ऐसा हुआ है
कि जेडीएस का मुस्लिम कैंडिडेट होने के बावजूद विराजपेट सीट पर सिर्फ उसको 1100 वोट मिला। एक्यूरेट वोटिंग हुई और कांग्रेस का उम्मीदवार 5000 वोट से जीता है। जी सर, ये बताइए कि पूरे कर्नाटका में क्या ऐसी वजह रही कि सारे के सारे जो मुसलमान थे, मैं माइनॉरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, खासतौर से मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, कि मुसलमानों का 80% जो वोट है वो पूरा की पूरा कांग्रेस को गया। देखिए, इस बार ऐसा हुआ है कि मुसलमान वोट तो कांग्रेस को आया ही, तमाम दूसरे धर्मों के भी, जातियों के भी वोट कांग्रेस को आए हैं और इसकी वजह से बीजेपी से 48-49 सीट हमने छीने हैं, जेडीएस से भी हमने करीब 12-13 सीट छीने हैं। तो ये वोट उनको ये पता चल गया था कि वहां के कर्नाटका के लोगों को कि कांग्रेस ही अब अच्छे तरीके से चला सकती है, इसलिए सभी ने मिलकर के वोटिंग किया, जिसकी वजह से 135-36 सीट हम जीत कर आए और पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार बनने जा रही है। सर, अब आखिरी सवाल ये रहेगा कि आप लोग यहाँ पर जीत के आए, पूरी बहुमत के साथ जीत के आए हैं और वो भी ईवीएम मशीन से जीत कर आए हैं। आने वाले दिनों में जब प्रधानमंत्री खड़े रहेंगे और एमपी का इलेक्शन होगा, उस वक्त भी ईवीएम होगा, तो क्या आप उस वक्त भी ईवीएम पर भरोसा करेंगे? देखिए, मशीन है और मशीन में कुछ भी खेल हो सकता है, ये पूरी दुनिया मानती है, साइंटिस्ट भी मानते हैं, हर इंसान मानता है कि वो चैलेंजेस है। और देखिए, वहां भी एक गाड़ी में ईवीएम पकड़ी गई थी, कैंडिडेट था, लोगों ने बहुत विरोध किया। जनता जब बहुत जागरूक होती है तो शायद खेल नहीं हो पाता है, थोड़े वोट का हेर फेर वो लोग करने की कोशिश करते हैं। हम बिल्कुल भी ईवीएम पे पूरी तरह भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन चुनाव आयोग अगर ईमानदारी से कराए तो रिजल्ट अच्छे आते हैं, सही आते हैं। एक कैंडिडेट की गाड़ी में, प्राइवेट गाड़ी में ईवीएम पकड़ी गई, तमाम जनता ने उसको रोका, ईवीएम को तोड़ डाला, गाड़ियों को तोड़ा, पब्लिक ने, जो लोग ले जा रहे थे उनको, उनके साथ मारपिटाई की। तो कहीं ना कहीं से एक डर था और बहुत चाक चौबंद व्यवस्था थी। हो सकता है कि बीजेपी ने बहुत कोशिश की हो और उनको शायद कामयाबी न मिली हो। कांग्रेस पार्टी की जीत की एक सबसे बड़ी वजह थी कि कांग्रेस ने स्थानीय मुद्दे पर चुनाव लड़ा था और तमाम कांग्रेस पार्टी के लोगों ने एकजुट होकर काम किया था। और सबसे बड़ी बात कि हमने, कांग्रेस पार्टी ने, राहुल जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एक 5 गारंटी योजना जो थी वो जनता के लिए थी कि भाई ये 5 चीजें हम जैसे ही कैबिनेट बैठेगी पहली वो हम फैसला करेंगे जो जनता के हित में थी। पहली योजना थी गृह ज्योति योजना, जिसके तहत 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी लोगों को। दूसरी थी गृह लक्ष्मी योजना, उसके तहत परिवार के महिला को 2000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। तीसरी थी सरकार में आते ही सभी महिलाओं को बस में फ्री सर्विस दी जाएगी। वहां बस की सर्विस बहुत अच्छी है और तमाम लोग बस से, चूंकि पहाड़ी एरिया है, ट्रेन उधर कम है तो बस के सफर ज्यादा होता है। उसी तरह से ग्रेजुएट युवाओं को, चूंकि बेरोजगारी इस देश में इतनी ज्यादा मोदी जी की बढ़ चुकी है कि प्रत्येक ग्रेजुएट युवाओं को 3000 रुपए प्रति माह उनको मानधन दिया जाएगा। अगर डिप्लोमा होल्डर है तो उसको 1500 रुपए। और एक और योजना थी गरीबों के लिए कि अन्न भाग्य योजना के तहत बीपीएल जो परिवार है उनको हर महीने 10 किलो प्रति व्यक्ति 10 किलो चावल दिया जाएगा। ये 5 जो गारंटी योजना थी, वहां के लोगों ने उसको पसंद किया और भाजपा का जो करप्शन था उसको उन्होंने रिजेक्ट किया और इस वजह से कांग्रेस पार्टी की सरकार वहां पे बनी है। सर, इतनी सारी सुविधाओं के बाद अगर पानी का मुद्दा आता है कि पानी क्यों नहीं फ्री किया गया, तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में पानी का बहुत बड़ा मुद्दा रहता नहीं कि वो फ्री में ही पानी उनको रहता है। ये बात पॉइंट करने वाली है कि शहर में भी हो सकता है, लेकिन अगर किसी को 200 यूनिट बिजली फ्री मिल जा रही है तो एक बहुत बड़ी रिलीफ उसके लिए हो जाती है। पानी भी करना चाहिए था, सही, आपकी बात से सहमत हूं मैं कि अगर बिजली दे सकते हैं तो पानी भी फ्री दे सकते हैं, लेकिन बिजली दिया, चावल दिया उन्होंने, युवाओं को दिया, बहुत सारी चीजें हैं, आगे भी बहुत सारी सुविधाएं उनको मिलेंगी, अच्छी तरह शासन चलेगा और 1-2 दिन में मुख्यमंत्री का फैसला हो जाएगा तो एक बेहतरीन सरकार चलेगी, जो एक आइडियल सरकार होगी कर्नाटक के लिए।